हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोनू दिवाकर बाय हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन बिना किसी देर किए हुए हिंदी विषय का सर्वनाम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा प्रमुख टॉपिक जो रहने वाला है वो सर्वनाम रहने वाला है। अच्छा बच्चों, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। इसके बाद अपन सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो परिभाषा किस रूप में लिखेंगे? तो परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बोलो, क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो अपन लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर? संज्ञा के। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बोलो बच्चों, क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें अपन सर्वनाम कहते हैं। जैसे ऋतिक और ऋतिक का भाई। ऋतिक का भाई बाजार जाते हैं। ये वाक्य लिखा हुआ है, ऋतिक और ऋतिक का भाई बाजार जाते हैं। ऋतिक और ऋतिक का भाई बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऋतिक जो है वो कर्ता का बोध करा रहा है, और ये ऋतिक जो कि अपने आप में दोनों ही शब्द कैसे हैं? संज्ञा शब्द है। बार बार संज्ञा शब्द को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो वाक्य जो है वो व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य गलत है। तो इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ऋतिक और उसका भाई बाजार जाते हैं। क्या ऋतिक की जगह पर उसका शब्द का जो प्रयोग हुआ है, जो कि अपने आप में एक सर्वनाम शब्द होता है। क्या होता है? सर्वनाम शब्द। तो इसीलिए सर्वनाम शब्दों की अपने जरूरत पड़ी थी, क्योंकि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए।
सर्वनामों की जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार मुख्यतः 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 6। इसके लिए एक सूत्र है हमारे पास, उस सूत्र के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। जो सूत्र जो है वो इस प्रकार है, अपना पसीना। बोलो बच्चों, कौन सा सूत्र है? अपना पसीना। सूत्र को अपन ट्रिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्रिक। तो आते अनिश्चयवाचक सर्वनाम, से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, से कौन सा वाचक सर्वनाम? से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, से पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलो दूसरा कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अते अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प से पुरुषवाचक सर्वनाम और न से निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और इस प से क्या होगा बच्चों? किसी को पता है? से संबंध, संबंध वाचक सर्वनाम। और नाते निश्चय वाचक सर्वनाम। जो अभी मैंने बताया था कि पद से कौन सा सर्वनाम होता है, तो इस पद से जो होगा वो होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जो अपने सर्वनाम के जो मुख्यतः प्रकार जो 6 होते हैं, वो नंबर 1 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 2 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 3 पे निजवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पे प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 पे संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पे निश्चयवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार सर्वनाम के होते हैं। बोलो कितने होते हैं? 6 प्रकार। अब इससे आगे देखते हैं। नंबर 1 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पे कौन सा सर्वनाम पढ़ने वाले हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ की जो डेफिनेशन होते हैं वो होते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चितता का बोध कराते हो। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे
अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चितता का बोध कराते हैं, जो किसी संज्ञा की अनिश्चितता का क्या कराते हैं? बोध कराते हैं, उन्हें अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है। द्वार पर कोई खड़ा है। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर जो कोई शब्द जो है, जो दर्शा रहा है अनिश्चितता को। कोई शब्द जो है वो किसको दर्शा रहा है? अनिश्चितता को दर्शा रहा है। इससे हमें ये मालूम नहीं हो रहा है कि द्वार पर कौन खड़ा है। हो सकता है कोई मित्र हो सकता है कोई जानवर हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति हो, लेकिन उसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। केवल ये हुआ, केवल द्वार पर कोई खड़ा है ऐसा मालूम हो रहा है, बाकी हमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कि कौन है वो। इसलिए ये कैसा वाक्य है? अनिश्चित वाक्य। इसलिए इसमें जो सर्वनाम होगा वो अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चाय में कुछ गिरा। चाय में कुछ गिरा। तो यहाँ जो कुछ शब्द जो है वो अपने आप में अनिश्चितता प्रकट कर रहा है कि चाय जो है उसमें कुछ गिरा। हो सकता है कोई कीड़ा गिरा, कोई कीड़ा गिर गया हो सकता है कोई अन्य कोई सामग्री गिरी हो, कूड़ा गिरा हो, या कोई मक्खी गिरी हो, या कोई अन्य चीज गिरी हो। लेकिन यहाँ पर भी कोई निश्चित नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी अनिश्चित सर्वनाम होगा। ठीक है। नंबर 3, कुछ चमक रहा है। कुछ चमक रहा है। तो यहाँ कुछ शब्द है तो वो अनिश्चितता को दर्शा रहा है। जो भी चमकदार वस्तु है वो चमक रही है। हो सकता है कि वो पॉलीथीन हो सकता है कोई शीशा हो, लेकिन उसका कोई पता नहीं है कि वो क्या चीज है। केवल वो अनिश्चितता का ही क्या करा रहा है? बोध कर रहा है। इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई आया। कोई आया। तो यहाँ पर भी कौन क्या होगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम होगा। वैसे सर्वनाम शब्द मूल शब्द 11 होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। मैं, तू, आप। मैं, तू या तुम। मैं, तू, आप, यह और वह। मैं, तू, आप, यह, वह, जो और सो। जो, सो। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ। कोई, कुछ। कौन, क्या। कौन, क्या। ये प्रमुख सर्वनाम शब्द है। कौन, क्या। ये प्रमुख हमारे सर्वनाम शब्द हैं, जो कि एक बार बोल करके मैं बता देता हूं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अगर हमारा
कोई और कुछ शब्द अगर आता है तो वो अनिश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगर मैं और तू या तुम शब्द आते हैं तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही यह और वह शब्द, यह और वह शब्द 95% निश्चित वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जो और सो, जो और सो जो शब्द हैं वो संबंधता को प्रकट करते हैं। इसलिए जो सो शब्द अगर वाक्य में कहीं भी दिखता है तो सर्वप्रथम अपन संबंधवाचक सर्वनाम की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद कौन और क्या, कौन क्या, कौन क्या अगर वाक्य में दोनों शब्द अगर में से कोई एक शब्द आता है तो वो वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम का होगा, जो कि प्रश्न करने की स्थिति उसमें दर्शाई जा रही होगी। इसके बाद स्वयं या खुद या निजता का जो बोध कराता है, निजता का बोध कराता है उसे अपन निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट बताया गया है, जो विस्तार पूर्वक अपने अभी अनिश्चित वाचक सर्वनाम पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है वो निश्चित वाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। कौन सा सर्वनाम पढ़ेंगे? निश्चित वाचक सर्वनाम। तो निश्चित वाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी निश्चित बेसर्वनाम शब्द जो किसी निश्चितता का भाव प्रकट करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूसरा है हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम। बोलो बच्चों, दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो बेसर्वनाम शब्द, बेसर्वनाम शब्द जो निश्चित होने का क्या कराते हैं? बोध। जो निश्चित होने का बोध कराते हैं, निश्चित होने का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलो बच्चों, क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी अभी मैंने बताया था यह और वह शब्द, यह और वह। जैसे यह किताब, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो इस वाक्य में यह शब्द है वो निश्चितता का भाव प्रकट कर रहा है, इसलिए यह शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह वही लड़की, यह वही लड़की है जो यह वही लड़की है जो कल मिली थी, कल मिली थी। तो यह जो शब्द है यहाँ पर वो निश्चितता का भाव प्रकट कर रहा है, जिस वजह से यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा।
और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर पढ़ने वाले अपन, वो है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। बोलो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो प्रश्न करने का बोध कराता है। कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करने का, प्रश्न होने का क्या कराते हैं भैया? बोध। प्रश्न होने का बोध कराते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार पुनः दोबारा से देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न होने का बोध कराते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। कौन सा चिन्ह लगा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है वाक्य की समाप्ति पर। जैसे जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? उदाहरण में देखेंगे। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है? जो वाक्य के अंदर में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन जो शब्द है वो प्रश्न करने का क्या करा रहा है? बोध। तो मैं हिंदी कौन पढ़ाता है, तो इसमें अगर आंसर ढूंढने की अगर कोशिश करते हैं तो इसका आंसर मिल जाता है। हो सकता है किसी टीचर का नाम बता सकते हैं कि हमें हिंदी हमारे सोनू सर पढ़ाते हैं या कोई अन्य सर पढ़ाते हैं, जो भी है वो आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रश्न होने का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है। इसलिए ये जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला है। नेक्स्ट, तुम कब जाओगे? तुम कब जाओगे? तुम कब जाओगे? तो यहाँ पर कब, मैं कल जाऊं या परसों जाऊं, कभी भी जो भी समय वो आप आंसर में दे सकते हो। इसलिए ये भी वाक्य अपना प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला है। नेक्स्ट, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ कहाँ शब्द जो है वो प्रश्न करने का क्या करा रहा है? बोध करा रहा है। इसलिए इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक बार अगर जो भी हमारा जो व्याख्यान है
वो एक बार समझ में अगर अच्छी तरीक़ा से आ जाएँ तो शायद अपन ने याद करे में कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छी तरीक़ा से अपन इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। बाकी जो भी मटेरियल बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर क्लास आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना और शेयर करना और कमेंट में बताना कि हमारी जो क्लास है वो कैसी लगी। चाहे वो अच्छी लगे तो अच्छी लिखना, अगर बुरी लगे तो बुरी लिखना। आज का जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है आप सभी को। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन 4 मिलेंगे। ए नंबर पे 32, बी नंबर पे 37, सी नंबर पे 11 और डी नंबर पे 33। इसका जो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, गुड बाय, बाय बाय, नमस्कार।